Welcome back to Adunachal Daily Current Affairs series, and today is 5th of June. Let's start with Mahindra Telephonics signed contract for 11 airport surveillance radars with Ministry of Defense. यहाँ पे बात हो रही है कि 11 एयरपोर्ट सर्विलियंस रडार्स के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। क्या होगा इसमें? डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसके साथ? महिंद्रा टेलीफोनिक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम लिमिटेड के साथ 3 जून 2021 को। इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 11 एयरपोर्ट सर्विलियंस रडार्स को प्रोक्योर करेगी। क्यों प्रोक्योर करेगी? इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि रडार क्या होता है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये क्या करता है? आप मान लीजिए यहाँ पे एक रडार लगा दिया गया है, ठीक है। ये एयरपोर्ट टर्मिनल पे अगर लगाया गया है तो ये क्या करेगा? रेडियो सिग्नल्स को सेंड और रिसीव करता है। अब यहाँ पे मान लीजिए इतने एरिया में एक रेडियो एयरपोर्ट टर्मिनल है। अब इस एयरपोर्ट टर्मिनल में काफी सारे एयर फ्लाइट्स उड़ रहे होंगे, तो ये रडार क्या करेगा? रेडियो सिग्नल्स को सेंड भी करेगा और रिसीव भी करेगा। इससे ये पता लगा सकता है कि किस एरिया में कहाँ पे कौन सी फ्लाइट लोकेटेड है, वो कितनी हाइट पे उड़ रही है, क्या उसकी स्पीड है, कहाँ पे उसे लैंड होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब इससे दो फायदे होंगे। एक तो ये कि इंडिजीनियसली अगर डेवलप किया जा रहा है तो हमारे यहाँ आत्मनिर्भर भारत के तहत काफी सारी जॉब ओरिएंटेड यहाँ पे वैकेंसीज निकलेंगी, या फिर हम कह सकते हैं स्किल डेवलपमेंट होगा, टेक्नोलॉजी में एब्जॉर्प्शन होगा और काफी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती हैं। दूसरा फायदा ये होगा कि एयरपोर्ट सर्विलियंस में काफी अच्छी यहाँ पे डेवलपमेंट होगा और जो हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो भी काफी अच्छी तरीके से हो सकता है। बात अगर करें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो सारे काम करता है जिससे नेशनल सिक्योरिटी जुड़ी हो या इंडियन आर्म फोर्स से रिलेटेड काम हो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेरेमोनियल कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कंपनी। तीनों ही फोर्सेस के जो चीफ होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। हर्षवर्धन लॉन्चेस रिवैम्प्ड हेल्थ स्कीम्स ऑन आईटी प्लेटफॉर्म ऑफ एनएचए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने रिवैम्प्ड हेल्थ स्कीम्स को लॉन्च किया है आईटी प्लेटफॉर्म पे। रिमेंबर ये स्कीम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब इन्हें आईटी प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया है। क्या इसका मतलब होगा? क्यों ऐसा किया गया है? तो कैशलेस, पेपरलेस और सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए ये एक अम्ब्रेला स्कीम की तरह है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्थ स्कीम है और उसके अंतर्गत आने वाली राष्ट्रीय आरोग्य निधि या हेल्थ मिनिस्टर्स डिस्क्रिशनरी ग्रांट स्कीम्स जो है, इन सभी को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के आईटी प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा ताकि कोई भी ग्लिच ना हो सके, पेपरलेस और कैशलेस स्कीम्स प्रोवाइड की जा सके, सिटीजन्स को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि अगर आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट एक ऐप लॉन्च कर चुकी है जहां पे हम अपने आयुष्मान कार्ड को देख सकते हैं, सारी की सारी एंट्रीज वहां पे होंगी और उसी से अप्लाई भी कर सकते हैं। इससे बार बार किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। तो इसी तरह से आईटी प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करने के बाद काफी आसानी होती है लोगों को स्कीम्स का फायदा उठाने में। अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी सीजीएचएस की, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ स्कीम है। किन लोगों के लिए? पेंशनर या फिर एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए या उनकी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के लिए। तो ये सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए है। रिमेंबर, पेंशनर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो एक्स मेंबर्स हैं या फिर उनकी डिपेंडेंट फैमिली। लास्ट 7 इयर्स में 72 सिटीज में इसको एक्सपेंड किया गया और अभी 38 लाख बेनिफिशियरीज कवर्ड है सीजीएचएस स्कीम के अंतर्गत। फिर अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आरोग्य निधि की, तो यहाँ पे 15 लाख रुपए तक का असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। किन लोगों के लिए? ऐसे पुअर पेशेंट्स के लिए जो कि किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज को सफर कर रहे हैं, जैसे कि कैंसर। इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है, तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट अगर वो करवाते हैं तो 15 लाख तक का असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ बीपीएल थ्रेशोल्ड। फिर हम बात करेंगे हेल्थ मिनिस्टर्स डिस्क्रिशनरी ग्रांट की। इसमें मैक्सिमम 1,25,000 तक का एड दिया जाता है उन लोगों के लिए जिनकी एनुअल इनकम 1,25,000 से कम है। हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज या ट्रीटमेंट जो भी इसका खर्चा होगा मैक्सिमम 1,25,000 तक सरकार उठाएगी। आगे बढ़ेंगे हम
NHA के बारे में बात करते हैं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये क्या है? जब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को स्टार्ट किया गया था तो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल लेवल पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया था। ये सक्सेसर है नेशनल हेल्थ एजेंसी की, विच वाज फंक्शनिंग एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी सिंस 23 मई 2018। रिमेंबर, बहुत ही न्यू मिनिस्ट्री है ये, 23 मई 2018 में ही बनाई गई थी। आइए बढ़ते हैं आगे। गवर्नमेंट लॉन्चेस न्यू इनिशिएटिव स्वदेश टू कंडक्ट स्किल मैपिंग ऑफ सिटीजन्स रिटर्निंग फ्रॉम ओवरसीज। आप सभी को पता होगा कि अभी कोविड के दौरान वंदे भारत मिशन को लॉन्च किया गया था। वंदे भारत मिशन को क्यों लॉन्च किया गया था? कि हमारे देश के सिटीजन्स जो कि फॉरेन कंट्रीज में जॉब करते हैं उन सभी को अपने देश वापस लाने के लिए, क्योंकि वहां पे कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था लॉकडाउन के दौरान। अब जो लोग अपने देश वापस आ गए हैं वो काफी स्किल्ड हैं, उन्हें जॉब की परेशानी हो सकती है, उसके लिए गवर्नमेंट अब एक ब्रिज का काम करेगी एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स दोनों के बीच में। तो क्या होगा? जो एम्प्लॉयज हैं वो सर्च कर सकते हैं अपने लिए जॉब, और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उन रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर्स को देख सकते हैं। किस तरह से? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये तीनों मिलके इस मिशन को लॉन्च करने वाली हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? एक डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा जिसमें क्वालिफाइड सिटीजन्स अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग अपने एक्सपीरियंस को शो कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये हमारी स्किल्स हैं। फिर क्या होगा? इंडिया में जो इंडियन और फॉरेन कंपनीज हैं वो इस डाटाबेस को देख पाएंगी, जो भी क्वालिफाइड सिटीजन्स होंगे उन्हें उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इससे क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे यहाँ के युवाओं को मिल सकेगा। इसके लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो www.nsdcindia.org पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जा सके। क्योंकि जो गैप होता है वो डिमांड एंड सप्लाई में नहीं होता है, वो गैप होता है नॉलेज में। हमें पता ही नहीं होता है कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं। तो यहाँ एक जो गैप फिलिंग का काम है वो गवर्नमेंट कर रही है बेसिकली। आइए बढ़ते हैं आगे। न्यूजीलैंड साइंस द आर्टेमिस अकॉर्ड्स। आर्टेमिस अकॉर्ड्स क्या है आप लोग सोच रहे होंगे, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं। आर्टेमिस अकॉर्ड एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है उन कंट्रीज के बीच में जो कि यूएस लेड ब्लूप्रिंट फॉर स्पेस कॉर्पोरेशन, जिसे नासा सपोर्ट कर रही है, इस मिशन में अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं या यूएस का ये जो मिशन है इसमें सपोर्ट करना चाहते हैं। क्या है ये मिशन? इस मिशन में जो यूएस है या पूरा का पूरा आर्टेमिस अकॉर्ड के अंतर्गत जितने भी कंट्रीज इसमें शामिल हैं, ये ह्यूमन मिशन टू मार्स और ह्यूमन मिशन टू मून को सपोर्ट करने वाले हैं। यानी इनका टारगेट है कि 2024 तक फर्स्ट विमेन और नेक्स्ट मैन को मून पे भेजा जाए और साथ ही साथ में आने वाले समय में मार्स पर भी ह्यूमंस को भेजा जा सके। तो इस अकॉर्ड को जिन कंट्रीज ने साइन किया है वो है यूएस, यूके, यूएई, लग्जमबर्ग, जापान, इटली, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इसे सबसे पहले साइन किया गया था अक्टूबर 13, 2020 में। तो अब तक इतने सारे कंट्रीज इससे जुड़ चुके हैं। अभी न्यूज क्या है कि न्यूजीलैंड ने भी आर्टेमिस अकॉर्ड को अभी अभी फिलहाल साइन कर दिया है। यानी अब न्यूजीलैंड भी इसको सपोर्ट करेगा, ये भी अपने ह्यूमन मिशन को आगे प्रोसीड करना चाहता है। कब ये साइन हुआ है? 31 में 2021 को। अब अगर बात करें पीटर क्रैडबेट्री, पीटर क्रैबट्री जो हैं वो हेड हैं न्यूजीलैंड स्पेस एजेंसी के। इन्होंने साइन की है ट्रीटी नासा के साथ, जो कि कहाँ पे है? यूएसए में। तो बेसिकली ये सब आपको याद रखना है। मेन यहाँ पे बात है आर्टेमिस अकॉर्ड्स की, ये किससे रिलेटेड है? तो ये ह्यूमन स्पेस मिशन से रिलेटेड है। आइए बढ़ेंगे आगे। सेबी साइंस एमओयू विद CSSF लग्जमबर्ग। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे सेबी कहते हैं। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जो भी सिक्योरिटीज से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, इन्हें रेगुलेट करना, मार्केट को रेगुलेट करना। तो सेबी ने लग्जमबर्ग के साथ एक एमओयू साइन किया है म्यूचुअल कोऑपरेशन और टेक्निकल असिस्टेंस के लिए। तो ये बात आपको याद रखना है कि सेबी ने किससे साइन किया है एमओयू? लग्जमबर्ग के साथ।
अभी एमओयू जो साइन किया गया है वो सेबी के चेयरमैन मिस्टर अजय त्यागी ने साइन किया है और मिस्टर अब ये जो एमओयू साइन किया है वो किसने किया है? मिस्टर अजय त्यागी जो कि चेयरमैन है सेबी के और मिस्टर क्लॉड मार्क्स जो कि डायरेक्टर जनरल है सीएसएसएफ लग्जमबर्ग के। ये एमओयू टुक इफेक्ट ऑन जून 2, 2021 यानी जून 2021 से ये एमओयू इफेक्ट में आ गया है। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? टू स्ट्रेंथन क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन। ये ज्यादा चीजें आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन प्रीलिम्स के ओरिएंटेड फैक्ट है कि सेबी ने किससे ये साइन किया है एमओयू, तो लग्जमबर्ग के साथ ही आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, सेबी के बारे में जान लेते हैं। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दिस इज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। और स्टैब्लिश कब किया गया था? 12 अप्रैल 1988 में, लेकिन इसे स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई 30 जनवरी 1992 में थ्रू सेबी एक्ट 1992। तो रिमेंबर, स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना सेबी? 30 जनवरी 1992 को। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है ये मैं आपको कल ही बताई थी कि जो भी बॉडी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाई जाती है उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे सीएसएसएफ की। तो द कमीशन डी सर्विलेंस ड्यू सेक्टर फाइनेंशियल, ये रिस्पॉन्सिबल बॉडी है फाइनेंशियल रेगुलेशन के लिए लग्जमबर्ग में। जिस तरह इंडिया में सेबी काम करती है उसी तरह लग्जमबर्ग में सीएसएसएफ काम करता है। लग्जमबर्ग की लोकेशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप राइट साइड वाला मैप देखेंगे, ये है यूरोप। यूरोप में लग्जमबर्ग ये छोटी सी कंट्री है जो कि बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी के बीचों बीच फंसी हुई है। यहाँ आप लग्जमबर्ग को डिटेल में देख सकते हैं। लेफ्ट साइड ये बेल्जियम है, ये जर्मनी है और ये फ्रांस है और बीच में ये लग्जमबर्ग है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाबार्ड सैंक्शंस रुपीज 254 करोड़ फॉर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स इन उड़ीसा। आप सभी को पता होगा कि उड़ीसा साइड यहाँ पे पानी की काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत सारे रूरल बैकग्राउंड्स वाले इलाके में। तो नाबार्ड ने 254 करोड़ रुपीस दिए हैं उड़ीसा के लिए, सैंक्शन किए हैं अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF। किसके लिए? टू मेगा पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के लिए। इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू जाजपुर डिस्ट्रिक्ट और पुरी डिस्ट्रिक्ट के कई सारे विलेजेस में पानी को पहुंचाया जाएगा मेगा पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होगा? 8.7 लाख रूरल पॉपुलेशन को पानी की एक्सेस मिल सकेगी, इजी एक्सेस मिल सकेगी और 565 विलेजेस इसमें कवर होंगे। यहाँ पे मेगा पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो है इनका मेन इंटेंशन होता है 70 लीटर पर कैपिटल पर डे पानी को पहुंचाना, यानी कि ये एक बेसिक नेसेसिटी होती है कि हर एक इंसान पर 70 लीटर पानी खर्च होता है पर डे। तो इतना पानी सबका फंडामेंटल राइट होता है और वो वाटर कैसा होना चाहिए? क्लीन, सेफ, हाइजेनिक और पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें एक्सेस कराने के लिए नाबार्ड ने लोन सैंक्शन किया है, लोन नहीं ग्रांट सैंक्शन किया है। आगे हम बात करेंगे नाबार्ड की। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये क्या है? ये एक एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है फॉर ओवरऑल रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ रूरल बैंक्स एंड एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, और बनाया गया था इसे 12 जुलाई 1982 में। यानी नाबार्ड का मेन मोटिव होता है एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे उन्हें ग्रांट्स प्रोवाइड करना। आगे बढ़ते हैं, RIDF के बारे में देख लेते हैं। RIDF क्या है? फाइनेंसिंग ऑनगोइंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करता है ये बेसिकली। द फंड्स रिलीज्ड अंडर RIDF आर मेंटेन्ड बाय नाबार्ड। ओके, आगे बढ़ेंगे। फेडरल बैंक लॉन्चेस NR सेविंग अकाउंट्स फॉर सीफेरर्स। आप सभी को पता होगा जो सीफेरर्स होते हैं वो काफी लंबी दूरी तक नेविगेट करते हैं, अब वो क्रॉस बाउंड्री भी जाते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि ये इंडिया है और यहाँ तक सीफेरर्स जा रहे हैं, अब इस बीच में काफी सारे टाइम जोन्स हो सकते हैं, काफी सारे कंट्रीज बीच में पड़ सकते हैं। तो अगर सीफेरर्स बीच में कहीं रुकते हैं और उन्हें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की जरूरत होती है तो उन्हें काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था पहले। अब क्या होगा?
इस स्कीम में, कौन सी स्कीम है ये? फेडरल बैंक ने एक एनआर सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, जो भी सीफेयरर्स हैं उन्हें किसी भी जगह पर इजीली बैंकिंग सर्विस मिल सकेगी, सीमलेस बैंकिंग ट्रांजैक्शन irrespective of geo coordinates and time zone differences। मतलब कहीं से भी वो बैंकिंग सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं, कोई चार्जेस उन पर नहीं लगेंगे, कोई बाउंडेशंस उन पर नहीं होंगे। This scheme also offers some facilities like preferential exchange rate for monthly inward remittances, premium debit card with domestic airport launch access, linked zero balance NRO account, and bespoke फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कस्टमाइज्ड वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये सारी फैसिलिटीज भी ऑफर की जाएंगी। द स्कीम इज अवेलेबल इन बोथ नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल सेविंग अकाउंट एंड नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी सेविंग बैंक अकाउंट। तो रिमेंबर दिस। फेडरल बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है एलुवा कोची में। फाउंडर है केपी हॉर्मिस एंड सीईओ है श्याम श्रीनिवासन। Let's move forward. China launches Penguin 4B weather satellite to orbit। देखिए एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि कौन से सैटेलाइट किससे रिलेटेड है, किस कंट्री की है और किस काम के लिए बनाई गई है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको दो ही चीजें याद रखनी है कि Penguin 4B ये चाइना ने बनाया है और ये एक वेदर सैटेलाइट है। रिमेंबर दिस इज वेदर सैटेलाइट एंड नेम ऑफ इट इज Penguin 4B। So let's move forward. Twitter names ex-Google official Patrick Pichette as chairman। तो ट्विटर ने अपने नए चेयरमैन को चूज किया है और ऐसा पहली बार हुआ है कि आउट ऑफ द बाउंड जाके उन्होंने अपने चेयरमैन को चूज किया है और जो नए चेयरमैन है वो है पैट्रिक पिशेट। ही वॉज अ फॉर्मर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एट गूगल। ठीक है, तो यानी कि अपनी टीम से बाहर के लोग को उन्होंने चेयरमैन अपॉइंट किया है अभी अभी, और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? कोडिस्तानी को, जो कि अब डायरेक्टर के पद पे काम करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कृष्णेंदु मजुमदार बिकम्स फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर टू बी अपॉइंटेड बाफ्ता चेयर। बाफ्ता के चेयरपर्सन नॉमिनेट किया गया है किसे? कृष्णेंदु मजुमदार को। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बाफ्ता का चेयरमैन बनाया गया है, यानी कि 73 इयर्स की लॉन्ग हिस्ट्री में फर्स्ट इंडियन है ये। ओके, बाफ्ता क्या है? बाफ्ता की अगर बात करें तो दिस इज द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ये एक इंडिपेंडेंट चैरिटी है दैट सपोर्ट डेवलप एंड प्रमोट्स द आर्ट फॉर्म ऑफ मूविंग इमेज इन यूके। हेडक्वार्टर है इसका लंदन यूके में और प्रेसिडेंट है प्रिंस विलियम। Let's move forward. VN Dutt takeovers as chairman and MD of National Fertilizers Limited। NFL के चेयरमैन चूज किया गया है VN दत्त को। ये पहले गेल के चेयरमैन थे, यानी इन्होंने 10 साल ONGC और गेल में अपना टाइम दिया है। अभी ये फिलहाल NFL के चेयरमैन और MD चूज किए गए हैं। पहले ये गेल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और उससे पहले इन्होंने ONGC में काम किया है। किसे इन्होंने सक्सीड किया है? मनोज मिश्रा जी को। NFL की बात करें तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये एक स्टेट ओन्ड मिनी रत्न कंपनी है, स्टेट ओन्ड मिनी रत्न कॉर्पोरेशन है जो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करती है। As of 2018, it was the second largest producer of fertilizers in India। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नोएडा में। और चेयरमैन कौन है? वीरेंद्र नाथ दत्त, जिनकी अभी अभी हमने बात की। आगे बढ़ेंगे। डेविड डियोप विंस इंटरनेशनल बुकर फॉर फ्राइटनिंग एट नाइट, ऑल ब्लड इज ब्लैक। बुकर प्राइज, इसे मैन बुकर प्राइज भी कहते हैं, ये इस साल मिला है डेविड डियोप को। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि इस साल का बुकर प्राइज मिला है डेविड डियोप को, और किसके लिए? फ्राइटनिंग एट नाइट, ऑल ब्लड इज ब्लैक। सो दीज 3 फैक्ट्स यू हैव टू रिमेंबर बेसिकली। आइए बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें मैन बुकर प्राइज की तो इसे जून 2004 में लॉन्च किया गया था। Let's move forward. NBA Hall of Fame Wes Unseld passes away at 74। काफी लोगों ने नाम सुना होगा, बास्केटबॉल की दुनिया में काफी जाना माना नाम है। नेस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में भी इन्हें चूज किया गया था 1988 में, और इनका नाम है
वेस अनसेल्ड। इनकी अभी अभी डेथ हो गई है, तो एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि वेस अनसेल्ड का रिलेशन किस फील्ड से है, किस गेम से है, तो बास्केटबॉल से है। अगर हम बात करें एनबीए हॉल ऑफ फेम की, तो नैस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम ये अमेरिकन हिस्ट्री म्यूजियम है एंड हॉल ऑफ फेम जो कि मैसाचुसेट्स में है। It serves as basketball's most complete library in addition to promoting and preserving the history of basketball. Lastly, we will talk about World Environment Day. Today is World Environment Day. It is celebrated every year on 5th June 2021. तो UN का ये UN एनवायरमेंट प्रोग्राम ने इसे चूज किया था कि हर साल 5 जून को ये सेलिब्रेट किया जाएगा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। और 2021 में जो थीम है, 2021 में जो थीम है वो है री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। यानी अभी तक जो भी लॉस हुआ है एनवायरमेंट को, बायोडाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम को, उसे वापस से रीस्टोर कैसे किया जाए, ये इस साल थीम रखी गई है। और काफी सारे प्रोग्राम्स भी लॉन्च हुए हैं पिछले 1-2 सालों में इसे अचीव करने के लिए। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। वी विल बैक सून।